नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऐसा स्टडी पर। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले अपलोड कर दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में हमने उस वीडियो में जान लिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पर, लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो तक तुरंत पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। दोस्तों, ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो। दोस्तों, सभी टॉपिक आपको विस्तार से हमारे चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। दोस्तों, सभी टॉपिक है वो हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से हमने तैयार किए हैं और आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वो 1922 में किया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। दोस्तों, इसकी स्थिति की अगर बात की जाए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खनन कर्ता की अगर बात की जाए तो राखलदास बनर्जी इसके उत्खनन करता थे। यहाँ से एक विशाल अन्नागार प्राप्त होता है। विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। विशाल स्नानागार भी यहीं से हमें मिलता है। सर जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को दुनिया की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार प्राप्त हुआ है उसे सर जॉन मार्शल के द्वारा दुनिया की आश्चर्यजनक इमारत कहा गया है। इस स्नानागार के उत्तर दिशा में कक्ष बने हुए हैं तथा तीनों तरफ बरामदे बने हुए हैं। उत्तर दिशा में सीढ़ियां बनी हुई है। स्नानागार के तल को बिटुमिन से लेप किया गया है। स्नानागार के पास कुआं भी प्राप्त होता है। इस स्नानागार का उपयोग सामूहिक अनुष्ठानों में किया जाता रहा होगा। आकार की अगर बात करें स्नानागार की तो 39x23x8 इसका आकार है। तो ये बात की हमने विशाल स्नानागार की। मोहनजोदड़ो से विशाल सामुदायिक भवन भी प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित राजा की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह ध्यान की अवस्था में इसने एक शॉल ओढ़ रखी है जिस पर सुंदर कसीदाकारी की गई है। मोहनजोदड़ो से एक धातु की नर्तकी की मूर्ति भी हमें प्राप्त होती है। यह नग्न अवस्था में है। एक हाथ में ऊपर तक चूड़ियां पहनी हुई है, दूसरा हाथ इसका खाली है। यहां से हाथी का कपालखंड भी हमें मिलता है। धातु की नर्तकी की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यहाँ से सूती वस्त्र के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें सूती वस्त्र के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की मोहर भी प्राप्त हुई है। यह शहर 7 सतर पे हमें मिलता है। 7 सतर पे यह शहर हमें मिलता है। ये बात की हमने दोस्तों मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की बाद अगर बात करें हम हड़प्पा की। हड़प्पा है वो पाक के पंजाब में मोंटगोमरी जिले में, वर्तमान में साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में, वर्तमान में साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी को पुरुषनी कहा जाता था प्राचीन काल में। इसके अगर उत्खननकर्ता की बात की जाए तो दयाराम साहनी। सबसे पहला खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था। 1921 में खोजा गया था। रावी नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं। ये 6-6 की लाइन में है। इसके पास श्रमिक आवास भी बने हुए हैं। R37 ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। R37 नामक कब्रिस्तान कहां से मिला है तो दोस्तों हड़प्पा से ये हमें प्राप्त होता है। यहाँ से एक विदेशी की कब्र भी मिलती है। विदेशी की कब्र कहां से मिली है तो हड़प्पा से मिली है। इसे ताबूत में दफनाया गया था। यहाँ से एक इक्का गाड़ी भी मिलती है। इक्का गाड़ी कहां से मिली है तो इक्का गाड़ी दोस्तों हमें हड़प्पा से मिलती है। स्वास्तिक का निशान भी हमें हड़प्पा से मिलता है। यहाँ से एक श्रृंगार पेटिका भी प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता की अगर बात की जाए तो अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता थे। उत्खननकर्ता की अगर बात की जाए तो बीबी लाल और बीके थापर है वो कालीबंगा के उत्खननकर्ता थे। यहाँ से बड़ी मात्रा में काली चूड़ियां प्राप्त हुई है, इसलिए इसका नाम है वो कालीबंगा रखा गया है। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। कई एग्जामों में पूछा जाता है जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो कालीबंगा से ये हमें प्राप्त होते हैं।
दोहरी फसल के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा एक गरीब बस्ती थी, यहाँ से नाली व्यवस्था नहीं है, यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग भी किया जाता था, यहाँ से अलंकृत ईंटें भी मिली है। यहाँ से लकड़ी की नाली के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से लकड़ी की नाली के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। जादू टोना टोटके में विश्वास करते थे, हवन कुंड के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। तो ये बात की हमने कालीबंगा के बारे में। बलि प्रथा के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। युग्मित समाधान के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा के अलावा युग्मित समाधान के जो साक्ष्य है वो लोथल से प्राप्त होते हैं। सर्जरी के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिले, एक खोपड़ी में 6 छेद मिलते हैं। ये बात की हमने कालीबंगा की। अगर बात करें लोथल की, लोथल है वो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है गुजरात में। इसके उत्खननकर्ता की अगर बात की जाए तो रंगनाथ राव। यह एक व्यापारिक नगर था, यहाँ से गोंदीवाड़ा मिलता है। गोंदीवाड़ा है यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी करती है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी करती कौन सी है, तो गोंदीवाड़ा है, वो लोथल में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मनका बनाने के कारखाने भी हमें लोथल से मिलते हैं। यहाँ से फार्स की गोल मोहर प्राप्त होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फार्स की गोल मोहर कहाँ से प्राप्त होती है, तो लोथल से प्राप्त होती है। और मेसोपोटामिया की जो मोहर है वो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होती है। चावल के साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हैं। ये विशेषता सब शस्त्रों से अलग है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो अधिकांश नगर है उनके जो दरवाजे हैं मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते हैं। लोथल के जो घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हैं। चक्की के दोनों पार्ट भी हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं धोलावीरा। धोलावीरा है वो गुजरात में स्थित है। उत्खनन करता है रविंदर सिंह बेस्ट। एकमात्र स्थल है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है धोलावीरा। यह किसी नदी के किनारे स्थित नहीं। इसकी एक विशेषता यह है कि धोलावीरा वो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। यह नगर 3 भागों में बंटा हुआ है, पूर्वी भाग, मध्य भाग और पश्चिमी भाग। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशयों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ एक स्टेडियम मिलता है, जो तो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि स्टेडियम के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों स्टेडियम के जो साक्ष्य हैं वो हमें धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। सूचना पट भी हमें धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। यह एकमात्र शहर है जो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है और विश्व विरासत सूची में भी शामिल है धोलावीरा। धोलावीरा के बाद अगर बात करें चहुंदड़ो। चहुंदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में ही एक औद्योगिक नगर था। मनके बनाने के कारखाने हमें यहाँ से मिलते हैं। मनके बनाने के कारखाने साथ में लोथल में भी मिले और चहुंदड़ो में भी मिले। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य हमें चहुंदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके जो उत्खनन करता है वो एन जी मजूमदार थे। डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी एन जी मजूमदार की। अब बात करते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा है दोस्तों गुजरात में स्थित है। घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए देमाबाद। देमाबाद दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से हमें धातु का रथ मिला है। परवरा नदी के किनारे स्थित है देमाबाद। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे इसके बारे में आप जानते हैं। मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, इन दोनों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो कारण है वो आर्यों का आक्रमण माना है। सर जॉन मार्शल एवं मेके ने बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन माना है। अमनालन घोष की अगर बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन के कारण इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन माना है। सर जॉन मार्शल ने प्रशासनिक स्थिरता को भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है। अब बात करें लेम्बिर्क व अन्य, सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन को इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है। अगर निष्कर्ष के तौर पर अगर बात की जाए तो इतनी विशाल सभ्यता का पतन है वो किसी एक कारण से नहीं हो सकता। इसके पतन के लिए कई कारण जिम्मेदार रहे होंगे, क्योंकि इतनी विशाल सभ्यता एक समय में अचानक नष्ट नहीं हो सकती। शहरी सभ्यता के स्थान पर अचानक ग्रामीण सभ्यता आ जाना, वैदिक सभ्यता आ जाना, तो इसके अनेक कारण रहे होंगे। तो दोस्तों ये बात की हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो होगा हमारा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। दोस्तों सभी टॉपिक आपको विस्तार से करवाए जाएंगे। राजस्थान जीके की भी सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों प्राचीन भारत के जैसा ही संपूर्ण टॉपिक कंप्लीट होंगे। हम मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे, मध्यकालीन के बाद आधुनिक भारत शुरू करेंगे। राजनीति विज्ञान, सामान्य विज्ञान और राजस्थान जीके आपको संपूर्ण टॉपिक क्लियर करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चलती रहेगी। दोस्तों चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।